So, in the occupational diseases, basically, we talk about so many diseases which are related to different occupations. If I tell you about the occupation diseases, इसमें आपका मैंने एक पहले भी डिस्कस किया है, आई डोंट नो विद यू, उसमें आपका है डिफरेंट काइंड ऑफ हैजर्ड्स. अगर मैं ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात करूँ, देर आर सो मेनी कॉजेज. वन इज द फिजिकल कॉजेज. फिजिकल हैजर्ड्स मतलब बेसिकली हम ऑक्यूपेशनल डिजीज को हैजर्ड बोलते हैं. फिजिकल हैजर्ड का मतलब होता है आपका कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी जॉब है जिसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्सपोजर चीज़ों को बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल हैजर्ड. उसके बाद अगर मैं सेकंड आपकी बात करूं, आई डोंट नो आज क्या हो रहा है. हाँ, उसके बाद अगर मैं आपकी सेकंड की बात करूं, सेकंड होता है आपका केमिकल हैजर्ड. इफ समवन इज वर्किंग इन सम काइंड ऑफ लेबोरेटरी जहाँ पे केमिकल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है, उन केमिकल्स की वजह से अगर उसकी स्किन को कुछ नुकसान पहुंचता है या उसकी बॉडी में केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं या फिर वो उन केमिकल्स को इनहेल कर लेता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल हैजर्ड. उसके बाद थर्ड आता है आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड. बायोलॉजिकल हैजर्ड में बेसिकली आप सोच सकते हो जैसे कि अभी वुहान सिटी में हुआ था, है ना. थ्योरी है ये कि वहाँ पे वायरस था एंड वायरस को वहाँ के वर्कर्स एक्सपोज हो गए ड्यू टू इम्प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. द सेम थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हैजर्ड. इसके अलावा आपका होता है अर्गोनॉमिक हैजर्ड. अर्गोनॉमिक हैजर्ड मतलब वो लोग जिनकी सारा दिन सिटिंग जॉब है, उनका सिटिंग पॉस्चर प्रॉपर नहीं है, उनको डेस्कटॉप वगैरह प्रॉपर नहीं दिया गया, द मॉनिटर इज़ नॉट एट द प्रॉपर लेवल ऑफ द आईज, जिसकी वजह से उनको पॉस्चरल एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं. एंड किसी का लिफ्टिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, कोई कूली का काम करता है बट उसको लिफ्टिंग की टेक्निक प्रॉपर नहीं आती, जिसकी वजह से उसको बैक पेन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ योर अर्गोनॉमिक हैजर्ड. सो देर आर सो मैनी काइंड ऑफ हैजर्ड्स. आप कह सकते हो फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, अर्गोनॉमिक है, एंड वन इज साइकोसोशल हैजर्ड. अब साइकोसोशल हैजर्ड इज बेसिकली मतलब कोई है जो 48 आवर्स लगातार 72 आवर्स आपसे काम करवा रहा है आपको बिना ब्रेक दिए, या फिर आपका 9 to 5 का जॉब है फिर भी घर जा रहे हो तो फिर वहाँ पे सारा काम करना पड़ रहा है जॉब का ही, जिसकी वजह से आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, आपके मेंटली फ्रेश नहीं हो पाते हो. दिस गिव्स राइज टू साइकोसोशल हैजर्ड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय योर एंजाइटी, डिप्रेशन. सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस. ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली 3 बेसिक ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है उनकी हम बात करेंगे. इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन आपने सुन रखा है, दैट इज कॉल्ड योर न्यूमोकोनियोसिस. ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस. नाउ बेसिकली न्यूमोकोनियोसिस इज अ लंग डिजीज. लंग डिजीज का मतलब ही यही है दैट दिस इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज. ठीक है, ये जो है न्यूमोकोनियोसिस इट इज कॉज्ड बाय सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स. सो अगर ये आपका इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है विद द 2 लंग्स, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स एयर में हैं. इन डस्ट पार्टिकल्स को जब एक पर्सन डेली प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होगा, मान लो उसकी 8-10 घंटे की जॉब है, डेली वो इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपोज हो रहा है, डेली ये डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन जो मैंने पिछली बार आपको समझाया था, एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस. तो उसकी वजह से जो आपके यहाँ पे सेल्स हैं दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग एक्सेसिव म्यूकस. सो यही डस्ट पार्टिकल्स प्लस दिस म्यूकस दे आर गोइंग टू गेट लॉज्ड इन द लंग्स. ठीक है, अब इसकी वजह से पेशेंट को ऑब्वियसली क्या सिम्टम्स आएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कफ. अब डिजीज चेस्ट इन्फेक्शन बनता क्यों है, क्योंकि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कफ तो मैंने माना, डस्ट अंदर जा रही है, कफिंग होगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी. ये जो म्यूकस सिक्रीशंस यहाँ पे एक्सेसिव हो रहे हैं ड्यू टू एनाफाइलैक्सिस, ये म्यूकस सिक्रीशंस मिक्स्ड विद दीज डस्ट पार्टिकल्स आर गोइंग टू गेट लॉज्ड इनसाइड द लंग्स, thus causing a चेस्ट इन्फेक्शन. ये जो चेस्ट इन्फेक्शन है ये आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा सिवियर क्रॉनिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है. एक्यूट पेशेंट्स विल जस्ट कम टू यू विद सिम्टम ऑफ बार बार कफ आता है. मैं जैसे ही अपने वर्क प्लेस पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ,
वैसे ही मुझे एकदम से कफिंग स्टार्ट हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होता है ना। सो देर आर सो मेनी पीपल आउट ऑफ आवर पॉपुलेशन ओनली हु जस्ट एंटर इनटू दैट डस्ट प्रोन एरिया, एंड वहाँ जाते ही उनका खांसी, कोल्ड, ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स के कई नाम हैं, मतलब कई मिनरल्स इनके अंदर है। एस्बेस्टॉस है, एक कोल का डस्ट है, एक सिलिका है। किसी को एस्बेस्टॉस से एलर्जी हो सकती है तो उसको एस्बेस्टोसिस कह सकते हैं। किसी को कोल डस्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी को सिलिका से अगर एलर्जी है तो उसको सिलिकोसिस कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एलर्जन टेस्ट दीज डेज, जिससे हमें पता लगाते हैं कि आखिरकार पेशेंट को किससे है। अब हम कहते हैं कईयों को डस्ट एलर्जी है, बट उनको वो डस्ट एलर्जी उन्हीं मंथ्स में आपको देखने को मिलेगी जिन मंथ्स में वीट पॉलन ग्रेन्स का मंथ होता है, जब वो उनकी हार्वेस्टिंग चल रही होती है। सो उन लोगों को बेसिकली वीट पॉलन से एलर्जी होती है। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स। कईयों को एयर फ्यूम से होती है, जरा सा धूप चलेगी या जोत जलेगी कमरे में एंड दे विल स्टार्ट कफिंग। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर द allergic reaction to the dust particles which causes infections in your lungs. Okay. अब क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स इस प्रॉब्लम में आपकी वर्क प्लेस में है, सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। क्यूरेबल नहीं होता है ये। अगर किसी को एक बार किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, सो वट एवर यू डू, वट एवर मेडिसिन यू गिव, यू कैन नॉट चेंज दैट एलर्जिक रिएक्शन. But the only thing is that you can train the patient how to prevent this kind of allergic reaction, ताकि उसको बार बार ये symptoms ना आए. So the key symptoms are again आपका वही सेम चीज़ जो हमने उस दिन भी आपका डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. हमेशा याद रखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है रैपिड शैलो ब्रीदिंग. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है रैपिड शैलो ब्रीदिंग. अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑलरेडी एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशंस लॉज कर गए, जिसकी वजह से आपके जो ब्रोंकाई हैं उनका डायामीटर कम हो गया है. इसकी वजह से देयर इज रिड्यूस्ड एयर विच गोज इनसाइड द लंग. एयर का जो इनफ्लो है वो कम हो गया है. अब रिड्यूस्ड एयर इनफ्लो की वजह से हमें ऑक्सीजन लेवल भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है. सो नाउ इन ऑर्डर टू गैस्प मोर एंड मोर ऑक्सीजन द पेशेंट स्टार्ट्स ब्रीदिंग फास्ट. इसकी वजह से वो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग पैटर्न अपनाता है, जिसकी वजह से वी से दैट देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सेकेंड चीज आपकी है कफ. कफ में प्रोड्यूस फ्लेग्मा. फ्लेग्मा इज अगेन जो म्यूकस सिक्रीशंस अंदर एक्सेसिव लॉज्ड हैं उनको एक्सप्यूट आउट करेगा. ठीक है, एंड देन देयर इज अ टाइटनेस इन द चेस्ट. टाइटनेस इन द चेस्ट का मैंने आपको उस दिन अगेन एक बहुत ही सिंपल सा सिम्टम बताया था कि जब कोई बंदा बार बार कफ करेगा तो जो उसके रेस्पिरेटरी मसल्स है द इंटरकॉस्टल्स वो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे. अब आप किसी नॉर्मल मसल की भी बात करो, एक सिंपल सी मसल का भी वर्क एक्सेसिव हो जाता है तो वो टाइटनेस में चली जाती है. इन द सेम वे बार बार कफ करने की वजह से एंड बार बार ब्रीदिंग पे इतना एफर्ट लगाने की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स का बहुत ज़्यादा वर्क होता है, जिसकी वजह से दे बिकम टाइट एंड द पेशेंट हैज रिपोर्ट्स विद द सिम्टम ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट. समझ आ रहा है? ये वही सेम चीज़ है जो हमने उस दिन भी पढ़ी थी. इट्स जस्ट ऐसी कई सारी डिजीजेस होती हैं जिनका एक ही वो होता है. सो देर आर सो मेनी डिजीजेस जिनका एक ही तरीका होता है, एक ही तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उनका कॉज डिफरेंट होता है. अब यही लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन की जो मैं बात कर रही थी, दे कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑल्सो सच एज हार्ट एंड ब्रेन. तो अगर किसी को बहुत क्रॉनिक पेशेंट है, मान लो कोई कहे कि मेरे को 20-25 साल हो गए हैं कि मुझे जब भी डस्ट से एलर्जी होती है तो मुझे चक्कर आने लगता है ना, या मुझे जब भी डस्ट से एलर्जी होती है तो मुझे सीने में दर्द उठता है. इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इतना लो हो जाता है कि उस टाइम पे हार्ट एंड ब्रेन की भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती.
नाउ इफ यू कम टू द रिस्क फैक्टर्स, ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो इस तरह की डिजीजेस के लिए रिस्क फैक्टर पे है, दे आर मोर प्रोन टू हैव सच डिजीजेस? प्लम्बर्स, प्लम्बर्स सारा दिन प्लम्बिंग का काम करेंगे, उसमें इतना डस्ट आएगा, सो दे विल एक्सपोज टू दैट डस्ट। रूफर्स, जो परछत्ती डालते हैं आपके घर में। बिल्डर्स, जो भी आपके ये मजदूर वगैरह वर्क करते हैं बिल्डिंग के सारे कामों में, ऑल दीज वर्क विद एस्बेस्टोस। ये बेसिकली आपके सीमेंट में होता है, या फिर जो ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें होता है। आपकी ईंट का भी जो मटेरियल होता है ब्रिक्स का, वो भी होता है। एंड देन देर आर कोल माइनर्स, जो कोल की माइनिंग करते हैं। एंड देन देर आर टेक्सटाइल वर्कर्स। टेक्सटाइल वर्कर्स में बेसिकली जो हमारे कॉटन होते हैं, उनको कॉटन से प्रॉब्लम आता है। जहाँ पे भी वो कॉटन का थ्रेड बनाते हैं, वीविंग एंड यार्न बनाते हैं, वो सारे लोगों को कॉटन से बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अच्छा, अब इस सब के लिए एक लॉ है जिसका आपको सिर्फ नाम याद रखना ज़रूरी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, ऑल्सो नोन एज ओशा। अब ये जो ओशा है बेसिकली ये इस तरह की गाइडलाइंस बनाई है इसने हर तरह के वर्क प्लेस के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है, सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट है। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ऑक्यूपेशनल लोग भेजते हैं, अपने प्रोफेशनल्स को भेजते हैं। दीज प्रोफेशनल्स गो, they assess the workplace, they do a survey of the employees over there। एम्प्लॉयज़ से पूछा उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आ रही हैं, वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। वर्क प्लेस को देखा कि क्या वो वर्क प्लेस में प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जब जाते हैं, इनको बेसिकली हम इंडस्ट्रियल थेरेपिस्ट कहते हैं इन लोगों को। So when these industrial therapists go to the workplace and analyze the employees as well as the workplace, they decide a proper set of guidelines कि जो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आर एम्पैनल्ड इनसाइड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, ओशा। इसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें हैं, दैट इज़ कीपिंग लेवल्स ऑफ डस्ट डाउन। ऑब्वियसली आजकल तो कई जगहों पे मशीन्स का भी यूज़ होने लगा है जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होती है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मास्क देने चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना चाहिए। जहाँ पे भी डस्ट होती है वहाँ पे वर्क स्पेस वेंटिलेशन शुड बी रियली प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि गोडाउन की तरह आपने पूरा चारों ओर से क्लोज बना लिया है। रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनका रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। मेक श्योर दैट वर्कर्स वियर अ फेस मास्क एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। एंड बार बार उनके हैंड्स एंड फेस वॉश करने के गाइडलाइंस होने चाहिए बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर इसी को मैं आपको एक तरीके से और डालूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, व्हाट हैपन्स इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में आप देखो हर जगह जहाँ भी डॉक्टर्स जाते हैं, चाहे वो आईसीयू में जाएं चाहे वो ओपीडी में जाएं, उनके लिए वहाँ पे एक चार्ट लगा होता है, हाउ टू वॉश द हैंड्स। उसके स्टेप बाय स्टेप एक मेजर होता है, उसके गाइडलाइंस होते हैं। वो क्यों होता है? ताकि वो डॉक्टर्स खुद ना बीमार पड़ने लग जाएं। ठीक है। सो और उनके बार बार मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं, स्पेशली फॉर द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन आईसीयू सेटअप एंड ऑपरेशन थिएटर्स। इन लोगों के तो बार बार रेगुलर रूटीन चेकअप्स होते हैं कि कहीं ये लोग पेशेंट से किसी तरह की कोई डिजीज ना ग्रास्प कर ले। अब आजकल तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, आप देख ही रहे हो डॉक्टर्स में हाउ इजीली दे आर ग्रास्पिंग दैट कोविड-19 वायरस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बाद भी। सो इतनी सारी गाइडलाइंस उनके लिए भी शायद प्रॉपर नहीं बनी फॉर द कोविड-19। All these are your occupational hazards. ये समझ आया? इसी की तरह का एक नेक्स्ट आपका है लेड पॉइजनिंग। अब लेड पॉइजनिंग कैन बी आइदर इनहेल्ड, कोई आप लेड की फैक्ट्री के पास से जा रहे हो, सारा टाइम आप वही काम कर रहे हो, आपने लेड को इनहेल कर लिया, एंड लेड इज रियली रियली टॉक्सिक। ये सीधा आपकी ब्लड में मिक्स होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड इट सिवियरली अफेक्ट्स द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। अब हमारे पास अब तो फिर भी पेंट्स लेड फ्री होते हैं। अर्लियर वी यूज टू हैव लेड बेस्ड पेंट्स। अब लेड बेस्ड पेंट जो भी होगा, चाहे वो वॉल्स पे लगाया, चाहे किसी छोटे बच्चे के टॉयज पे लगा दिया, हमारे कई चीज़ों पे हम पेंट करके रखते हैं, उन पेंट्स में लेड है, सो इट इज़ रियली हार्मफुल। देन लेड कॉन्टेमिनेटेड डस्ट। अब कोई पुराने ज़माने की बिल्डिंग है जिसमें लेड यूज़ किया क्या होगा, या कोई लेड की फैक्ट्री है,
वहाँ से लेड ने वहाँ की डस्ट को कंटामिनेट कर दिया, एंड समवन कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद सच काइंड ऑफ कंटामिनेटेड एयर, वाटर एंड सॉइल, so that person gets lead poisoning. And then the person who works with battery factories which produce batteries, या फिर होम रेनोवेशंस करने वाले लोग, या जो ऑटो रिपेयर शॉप्स में काम करते हैं, ऑल दिस पीपल आर हाईली एक्सपोज टू लेड. इसके अलावा जो इम्पोर्टेड कैंड गुड्स आते हैं जिनको खाने में हमें बड़ा मज़ा आता है, जैसे कि कैंड गुड्स में कट फ्रूट्स आ जाते हैं, कट पाइनएप्पल, कट ऑरेंजेस, दे कंटेन लेड फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पज. देन आपकी जो वाटर पाइप्स होती हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लेड. इसके अलावा हाउस होल्ड डस्ट में कभी कभी लेड पेंट की वजह से आ सकता है. सॉइल में मैंने आपको बताया, अगर गैसोलीन वगैरह का वहाँ पे काम चल रहा है, बैटरी का. सेरेमिक्स, चाइना एंड पोर्कलेन, ये वाले जो हैं, इनकी जो बाहर की ग्लेजिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ लेड. उसके बाद कुछ टॉयज में लेड होता है. कई कॉस्मेटिक्स हैं जो इसमें लेड पॉइजनिंग के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं. देन सम हर्बल एंड फोक रेमेडीज हैं जिनमें हमें पता भी नहीं होता है, इनमें लेड पॉइजनिंग के चांसेस हाई होते हैं. देन मैक्सिकन के कैंडीज, टैमरिंड है, उसमें एक लेड है. देन देर आर सम लेड बुलेट्स ऑल्सो एंड सो ऑन. बाकी ये सारे मैंने आपको बताया, ऑटो रिपेयर, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, पाइप फिटिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब ऑक्यूपेशंस में लेड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. एंड एज फैक्टर्स जो रिस्क को ज़्यादा बढ़ाते हैं, द इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन. बच्चों को नहीं पता धूल आ रही है, हम अपने नोज़ को कवर कर ले, या हम क्या खा रहे हैं, दे आर वेरी मच प्रोन, एंड इम्यूनिटी लेवल भी इतना डेवलप नहीं होता, सो पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. देन लिविंग इन एन ओल्डर होम, आपने पुराने होम में रह रहे हो, उसको ढंग से रेनोवेट नहीं कराया, वही लेड का पेंट, वही सब कुछ. एंड कुछ लोगों को बड़ी हॉबीज होती है ग्लास टेनिंग की, ज्वेलरी की, जिसमें लेड सोल्डर की जरूरत पड़ती है. सो दीज बेसिकली आर रिस्क फैक्टर्स. एंड देन लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज इज जस्ट आयरनिकली अ रिस्क फैक्टर, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोजर के केसेस डेवलप कंट्रीज से रिलेशन में ज़्यादा आते हैं. एंड अगर ये एक प्रेग्नेंट वुमन लेड को एक्सपोज हो जाती है, सो देयर आर पॉसिबल चांसेस ऑफ हैविंग अ मिसकैरेज, या फिर जो बच्चा बर्थ होगा दैट विल बी डिसेबल्ड, डिफॉर्म्ड एंड डिसेबल्ड. हाय, क्योंकि जो वो बच्चा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जो वो बच्चा अभी भी मदर के वूम में है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होगा. किडनीज एंड नर्वस सिस्टम भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा. हो सकता है जो बच्चा पैदा हो उसमें सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिले, या फिर सीधा देयर विल बी डेथ, मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड. Okay. So simple measures can be taken. Wash hands and toys properly. इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के हर चीज़ को, एक एक चीज़ को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि बच्चे के टॉयज नीचे पड़े हैं, वो किस चीज़ को एक्सपोज हो रहे हैं, यू डोंट नो. सो यू शुड वॉश द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. क्लीन द डस्टी सरफेसेस. ऐसे ही नहीं, क्लीनलीनेस का इतना बोला गया कि रोज़ आप फ्लोर की मॉपिंग करो, रोज़ डस्ट को बाहर निकालो. हम डस्ट के साथ भी तो रह सकते हैं, बट दैट डस्ट इट सेल्फ कंटेन्स सो मेनी काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो आपको बीमार कर सकते हैं. देन रिमूव द शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस. अगर आप लोग किसी फैक्ट्री से आए हो, वही शूज़ लेके आप घर में आ गए हो, तो ऑब्वियसली आपने अपने घर में भी वो कंटामिनेटेड सॉइल को इंट्रोड्यूस कर दिया है. एंड देन रन कोल्ड वाटर. अगर कोई भी प्लम्बिंग का काम है जहाँ पे लेड पाइप्स एंड फिटिंग्स हैं, वहाँ पे कोल्ड वाटर को कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली रन करते रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट ना हो लेड. प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग ऑन सॉइल. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूनिवर्सली ये अप्लाई करता है, क्योंकि प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग ऑन सॉइल उनको कई सारे तरह के बैक्टीरिया एंड वायरसेस से भी बचा के रखता है. ईट अ हेल्दी डाइट. बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी एंड आयरन रिच डाइट. एंड कीप योर होम वेल मेंटेन्ड. डू नॉट यूज लेड बेस्ड पेंट. क्लियर? सो अभी तक ये जो मैं आपको बता रही थी दैट वाज लेड पॉइजनिंग, न्यूमोकोनियोसिस. उसके अलावा मैंने और भी कई तरह के आपको कॉजेज बताए जिनकी वजह से हैजर्ड्स होते हैं. सो दीज आर ऑल
द वेरियस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो बहुत कॉमनली किसी चीज़ को एक्सपोज होने की वजह से मिलते हैं। एक एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी में स्टार्ट होगा एंड जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ, दैट इज समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद यू लॉट मेनी टाइम्स, दैट इज योर पोस्चर। ये जो पोस्चर है, इसकी वजह से हम जो हमारा हैजर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक हैजर्ड। अब अर्गोनॉमिक से क्या मतलब समझते हो? बेसिकली अर्गोनॉमिक आपका होता है, कोई नाम सही नहीं होती। Ergonomic is basically a set of guidelines. Ergonomic is basically a branch of science that deals with the ideal posture. आपका आइडियल पोस्चर एक तरह का, मैं जैसे आपको एक वेग सी चीज़ बता रही हूँ इन रिलेशन टू द पोस्चर। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली मीन्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप लोग पेशेंट के पोस्चर को ध्यान में रखते हो। वाई शुड यू कीप इन द पोस्चर वेल मेंटेन? बिकॉज अगर पोस्चर पेशेंट का वेल मेंटेन नहीं रहेगा, उसकी वजह से उसको कई तरह की मस्कुलोस्केलेटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स होने के चांसेस हाई हैं। जैसे कि कोई सारा दिन सिटिंग पोस्चर में रहेगा, उसको सिटिंग पोस्चर अगर आइडियल नहीं मेंटेन करेगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेगा प्रोलॉन्ग सिटिंग में, तो उसको बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर किसी पर्सन का मॉनिटर लेवल उसकी आइज़ के लेवल पे नहीं होगा, तो वो अपनी नेक को बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करेगा, जिसकी वजह से उसको नेक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। सो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना ही का एक ही तरीका है कि आप पेशेंट के आइडियल पोस्चर को मेंटेन करवाएं एंड वहाँ पे जितने भी आप वर्क प्लेस को असेस करो, आपको जो जो लगता है कि अर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है, उसको आप करेक्ट करवाइए। जैसे कि अगर चेयर की हाइट आपको ठीक नहीं लगती, आप चेयर की हाइट ठीक करवाइए। अगर आपको टेबल का हाइट ठीक नहीं लगता, तो टेबल को आप चेंज करवाइए। मॉनिटर जो डेस्कटॉप है उसके लेवल को ठीक करवाइए एंड सो ऑन। फुट रेस्ट प्रोवाइड करवाइए पेशेंट को है ना, प्रॉपर हैंड रेस्ट प्रोवाइड करवाइए चेयर में। सो दिस इज समथिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स इन अ वर्क प्लेस जहाँ पे सिटिंग के जॉब बहुत ज़्यादा होता है। So posture, you know, there are two types, either inactive and active, static and dynamic. Inactive and active मतलब जब आप कोई काम नहीं कर रहे तब आपका posture कैसा है। Active मतलब when you are actively doing some work तब आपका posture कैसा है। दोनों ही बहुत important है। Then static and dynamic, when your body is at rest, आप sitting में हैं तब कैसा posture है। Dynamic, when you are walking, when you are running, when you are playing some game, तब आपका posture कैसा है। आइडियल पोस्चर, यू नो, आपको कैसे हम देखते हैं, वी लुक इट विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन। हम उसको एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में भी देखते हैं, हम उसको सजाइटल व्यू में भी देखते हैं। सो बेसिकली आपका इस तरह से ईयर है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है, दिस इज योर ईयर, दिस इज योर एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी स्पाइन शुरू होती है, thoracic and lumbar. The dotted one is cervical, then this is thoracic, then this is lumbar and sacrum. यहीं पे कहीं आपका pelvis start हो जाता है, यहाँ पे आपका कहीं knee joint है, and this is your foot. Now if I talk about the ideal posture, there is a line of gravity, you know. Line of gravity passes to the external auditory matrix of the ear, then it passes through the acromion process of shoulder joint, फिर उसके बाद वो ट्रंक के मिडवे में जाती है सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रे को बाइसेक्ट करते हुए, ठीक है। सर्वाइकल के बीच में से जाती है, लंबर के पीछे से जाती है, थोरैसिक के आगे से जाती है आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी। देन ये आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर को क्रॉस करते हुए नी जॉइंट के एंटीरियर जाके आपके एंकल जॉइंट के सीधा एंटीरियर जाके फॉल करती है, ठीक है। सो योर लाइन ऑफ ग्रेविटी, इट क्रॉसेस द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स ऑफ द ईयर, देन इट क्रॉसेस द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट। सर्वाइकल को लाइन ऑफ ग्रेविटी बाइसेक्ट करती है, थोरैसिक कर्व के लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे से जाती है,
लंबर कर्व के लाइन ऑफ ग्रेविटी पीछे से जाती है, फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर को क्रॉस करती है, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के आगे रहती है। सो बेसिकली दिस इज योर आइडियल पोस्चर। इसी की वजह से आप देखो जहाँ पे भी आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी होगी उसी तरह के आपकी बॉडी का न्यूट्रल पोस्चर होगा। नाउ लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू द ईयर, आपका हेड न्यूट्रल रहता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू योर शोल्डर जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट न्यूट्रल रहता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस एंटीरियर टू द थोरैक्स, जिसकी वजह से थोरैसिक स्पाइन काइफोसिस में रहता है नॉर्मली। लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस पोस्टीरियर टू द लंबर, जिसकी वजह से ये हमेशा लॉर्डोसिस में रहता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू द हिप जॉइंट, जिसकी वजह से ये हमेशा न्यूट्रल रहता है आइडियल पोस्चर में, ना ही फ्लेक्स ना ही एक्सटेंडेड। एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस एंटीरियर टू द नी एंड एंकल जॉइंट, जिसकी वजह से ये हमेशा एक्सटेंडेड एंड न्यूट्रल रहते हैं। समझ आया? सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी आइडियली इन पॉइंट्स में से क्रॉस कर रही है। इसी की वजह से आपके हेड, नेक एंड शोल्डर न्यूट्रल रहते हैं, थोरैक्स काइफोसिस में रहता है, लंबर लॉर्डोसिस में रहता है, पेल्विस एंड हिप न्यूट्रल रहते हैं, नी एक्सटेंडेड रहता है, एंकल न्यूट्रल रहता है। दिस इज योर आइडियल पोस्चर। ऐसा ही आपका पोस्चर, अगर ये मैं बात करूं आपकी चेयर है, अब जो पर्सन बैठेगा उसका आइडियल पोस्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। द स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, जो नीज के एज है वो आपकी चेयर के एज के ऊपर आने चाहिए। एंड अगर आपके स्पाइन स्ट्रेट में एंड चेयर के बीच में जरा भी डिस्टेंस है, then you can place a pillow like this and you can place a neck pillow like this. This is how patient का जो posture है आइडियल सिटिंग posture वो proper होना चाहिए। एंड इफ द पेशेंट इज वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ डेस्कटॉप, तो ये जो डेस्कटॉप है इसका लेवल आईज के लेवल पे होना चाहिए। अगर इस पेशेंट का डेस्कटॉप नीचे है जैसा कि मैंने बनाया, इसको अपनी नेक को बहुत ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ये अपनी नेक को ज़्यादा टाइम झुका के ना बैठे, तो इसका डेस्कटॉप इसकी आई के लेवल पे होना चाहिए। इन द सेम वे अगर यहाँ पे कीबोर्ड है या पेशेंट को कोई रिटन वर्क करना है, हैंड का पोस्चर ऐसा होना चाहिए, एल्बो फ्लेक्स 90 डिग्री, रिस्ट स्ट्रेट। समझ आया? एंड इसी तरह से आपकी जो चेयर्स है उसमें आर्म रेस्ट भी होना चाहिए एंड यहाँ पे एक तरह का फुट रेस्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए पर्सन को। अगर इस तरह का पोस्चर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स में मेंटेन करता है, उसको कभी सिटिंग पोस्चर का एलिमेंट नहीं आएगा। बट अगर पेशेंट अननेसेसरीली झुक के बैठेगा, इम्प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखेगा, स्पाइन को बेंड करके रखेगा, इस तरह के प्रिकॉशंस नहीं लेगा, तो उसको ऑब्वियसली बैक पेन और नेक पेन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाई आएंगे। सिमिलरली अगर किसी का स्टैंडिंग पोस्चर है, वो इस तरह से स्ट्रेट स्टैंड करेगा तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर वो इधर उधर झुक के कभी पेल्विस को टिल्ट कर रहा है, कभी स्पाइन को झुका रहा है, कभी नेक को आगे पीछे कर रहा है, सो ये सारी चीज़ें पोस्चरल एलिमेंट्स को कॉज करती हैं। समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब इसमें जो आपकी मेन मसल्स काम आती हैं, these are gastrocnemius and soleus at the ankle, tibialis anterior again at the ankle, quadriceps and hamstrings at knee joint, iliopsoas at hip joint, gluteus maximus at hip joint, medius your abductor at hip joint, erector spinae which keeps your spine erect, and abdominal muscles। ठीक है, ये आपकी मेन मसल्स हैं। जिन लोगों को पोस्चरल एलिमेंट्स होंगे उनकी इनमें से कुछ मसल्स टाइटनेस में जा सकती हैं, कुछ मसल्स वीकनेस में जा सकती हैं। एंड योर रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल शुड फर्स्ट फोकस ऑन असेसिंग प्रॉपरली कौन सी मसल टाइट है, कौन सी वीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली गिव ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फॉल्टी पोस्चर्स आर लॉर्डोटिक पोस्चर, जिसमें आपका लॉर्डोसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है लंबर का। देन स्वे बैक पोस्चर, इसमें लंबर एंड थोरैसिक दोनों इन्फेक्ट होते हैं। फ्लैट बैक पोस्चर अगेन, इसमें लंबर एंड थोरैसिक दोनों इफेक्ट होते हैं। राउंड बैक, इसमें थोरैसिक एंड सर्वाइकल
ये दो अफेक्ट होते हैं. फ्लैट अपर बैक एंड नेक posture and scoliosis, you know, lateral curvature of the spine is scoliosis. Clear? So these are the different faulty postures and आप इनके बारे में डिटेल में PT ऑर्थो में पढ़ते हैं, how to manage them. So these are some occupational hazards, the common occupational hazards. Now you can take 5 minutes break.